हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग लगातार राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो एमएड एंट्रेंस हुआ था 2024 का, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम लोगों ने 150 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एमएड प्रवेश परीक्षा 2024 के पीवाईक्यू पे आधारित पहले से 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। कितनी क्लासेस? 3 क्लासेस पहले से अपलोड हो चुकी हैं। एक बाकायदे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल के ऊपर, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा या फिर कमेंट में आप मुझसे लिंक भी मांग सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है RMLAU एमएड एंट्रेंस 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस टाइप से प्लेलिस्ट का नाम है। उसमें आपको पहले के 3 सेशन मिल जाएंगे और आज का ये चौथा सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर जाके पिछली क्लासेस को देख लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। एमएड एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने और देखने को आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और जो भी आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं या फिर जो भी सूचनाएं आती हैं, उसको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है, व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया जाता है। तो आपकी परीक्षा की तिथि हो या कोई भी चीज़ हो, सारी अपडेट वहाँ पे जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग 151 से लेके 200 तक के प्रश्नों को देखेंगे, यानी 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज ये आपके पीवाईक्यू जो 2024 की है उसकी अंतिम क्लास है, क्योंकि टोटल 200 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और आज चौथा ये क्लास है। तो 4 क्लास में हमने 200 प्रश्न आपके पूरे करा दिए हैं। ठीक, आपका जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है और 200 प्रश्न भी आते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने दो दो लाइन सुनाना चाहूँगा आपको, जो कि आपको अभिप्रेरित करेंगी, मोटिवेट करेंगी। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी कई गुना बड़े हैं। जिंदगी तू सोच रहा होगा मैं गिर जाऊंगा, वापस खड़ा नहीं होऊंगा। ध्यान रखना, जीतने वाला वो होगा दोस्तों जो गिर कर वापस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? यानी कि बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक, मनोविश्लेषण, मनो अभिनय, खेल द्वारा चिकित्सा, परिवीक्षण। देखिए, कोई भी बालक है, वो बालक यदि क्या करता है, अपराध करता है, तो यदि वो अपराध बाल्यावस्था में करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाल अपराध बोलेंगे। कोई बच्चा है जो कि बाल्यावस्था में है, 11 साल की उम्र में है, 12 साल की उम्र में है, तो अगर वो उस उम्र में है, 10 साल की उम्र में है और कोई अपराध कर रहा है तो वो बाल अपराध कहलाया जाएगा। और उस बाल अपराध को सुधारने के लिए, उस बाल अपराध को ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर जो अपराध की आदत है उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा साइकोलॉजिकल मेथड सही नहीं है?
तो जो साइको एनालिसिस मेथड है, आपको पता ही है कि मनोविज्ञान की एक विधि है जिससे कि आप किसी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। मनो अभिनय साइको ड्रामा भी एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम किसी भी क्लाइंट के रोग को ठीक कर सकते हैं। खेल द्वारा चिकित्सा भी सही है, खेल कूद के माध्यम से भी जो क्लाइंट की समस्या है, जो भी कोई व्यक्ति है जो या बच्चा है जो साइकोलॉजिकली रूप से डिस्टर्ब है, उसको सही किया जा सकता है। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है आपका डी नंबर, परिवीक्षण, परिवीक्षण आपका कोई साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, कोई मनोविज्ञान विधि नहीं है, वो भी बाल अपराध उपचार से संबंधित। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि जो परिवीक्षण शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्यवेक्षण। इसका अर्थ क्या होता है? पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण यानी निगरानी इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है इसका? निगरानी, निगरानी। ठीक, तो पर्यवेक्षण क्या होता है दोस्तों? पर्यवेक्षण को मॉनिटरिंग से जोड़ के देखा जाता है, सुपरविजन से जोड़कर देखा जाता है। पर्यवेक्षण एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें जो पर्यवेक्षक होता है वो मार्गदर्शन करता है, प्रदर्शन में सुधार के लिए वो वहाँ पे मौजूद होता है। तो ये कोई बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 152 नंबर। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह किस दर्शन का मत है? न्याय, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद। तो ये आदर्शवाद का कथन है कि मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। आदर्शवाद में क्या बोला गया है? आदर्शवाद में बोला गया है कि जो मनुष्य है उसके अंदर क्या होता है? बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, उसके अंदर विवेक होता है, विजडम होता है, जिससे कि वो क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला ले पाता है। इट मीन्स उसके अंदर नैतिकता होती है। मनुष्य अपनी आत्मा से अवगत होता है, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता है। तो जब मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, वो अपनी आत्मा से इंटरेक्शन कर सकता है, तो वो क्या है? जानवरों से अलग है, जानवरों से अलग है। आपको पता ही होगा कि जानवर बर्बर प्रवृत्ति के भी होते हैं। जानवर के अंदर विवेक नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है इस बात पे वो चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो इसको आधार मानकर जो आइडियलिज्म है वो आदर्शवाद क्या बोलता है? जो आदर्शवाद दर्शन है आपका पश्चिमी दर्शन, वो कहता है कि जो मनुष्य है वो ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, बाकी की जो कृति है उससे निम्नतर है। ठीक, तो जो आदर्शवाद है वो मनुष्य को ईश्वर के छवि के रूप में देखता है, ईश्वर की छवि के रूप में देखता है। ठीक, 153 नंबर प्रश्न। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना कब हुई थी? तो AICTE की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। 154 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में अभिक्रमित अनुदेशन के अध्ययन का प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया? सेंट्रल पेडालॉजिकल संस्थान इलाहाबाद या प्रयागराज, सेंट्रल स्टडीज संस्थान मुंबई, सेंट्रल पेट्रो स्टडीज संस्थान मद्रास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में अभिक्रमित अनुदेशन के अध्ययन का प्रारंभ सबसे पहले सेंट्रल पेडालॉजिकल संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। ठीक, तो आपका 154 का ए सही हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जैव ईंधन में अल्कोहल
के कौन से दो रूप को शामिल किया जाता है? इथेनॉल और मेथनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, मेथेनॉल और प्रोपेनॉल, एथेनॉल और मेथेन। तो जैव ईंधन में अल्कोहल के इन दो रूपों को शामिल किया जाता है, इथेनॉल को और मेथेनॉल को। ठीक, इथेनॉल को क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। और जो आपका मेथेनॉल है, इसको क्या बोला जाता है? मिथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, मिथाइल अल्कोहल बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। 156 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है बोध स्तर के शिक्षण द्वारा, निदानात्मक शिक्षण द्वारा, विवेचनात्मक स्तर के शिक्षण द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों के स्वरूप का निर्माण, स्वरूप का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, वो जब लर्निंग कर रहा है, वो जब अधिगम कर रहा है, तो उसके अधिगम में जो कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई का स्वरूप कैसा है, यानी कठिनाई किस प्रकार की है, क्या कठिनाई आ रही है। तो इसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टीचिंग किया जाता है। ठीक ना, रोग का पता लगाने के लिए कि भाई विद्यार्थी को क्या रोग है अधिगम से संबंधित, क्या चीज़ उसको समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। और जब ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ बच्चे को समझ नहीं आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दी जाती है बच्चे को, रेमेडियल टीचिंग बच्चे को कराई जाती है। जो रोग ढूंढ के शिक्षक निकाला है कि अधिगम में क्या समस्या आ रही थी, उसी से संबंधित फिर उसका समाधान कराता है रेमेडियल टीचिंग में। ठीक ना, तो ये दोनों ही चीज़ें आप जानेंगे। तो निदानात्मक शिक्षण पहले होता है, उसके बाद आता है आपका रेमेडियल टीचिंग। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक ना, चलिए 157 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? चतुर्थांक विचलन की गणना का सूत्र है। तो जो चतुर्थांक विचलन की गणना का सूत्र है, क्वार्टाइल डेविएशन का जो सूत्र है, वो आपका क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन बराबर QD बराबर Q3 माइनस QN/2। ठीक ना, ये सूत्र है आपका। 158 प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आप डिस्प्ले पे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से अलग है? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है? विश्वसनीयता होती है, कि एक अच्छा जो परीक्षण होता है वो कितनी बार भी प्रयोजित किया जाए तो सेम ही नंबर उसमें विद्यार्थी ले आता है, ये अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है। जो एक अच्छा परीक्षण होता है उसकी विशेषता वैधता भी होती है, कि जिस चीज़ के परीक्षण के लिए परीक्षा का निर्माण किया गया है, वो परीक्षण उसी चीज़ की पहचान करें। ठीक ना, जैसे किसी बच्चे का IQ टेस्ट करने के लिए हमने कोई पेपर बनाया, तो वो पेपर बच्चे पर जब हम आयोजित करें तो वो बच्चे का IQ ही टेस्ट करे। तो इस प्रकार की जो परीक्षण होती है उससे हम क्या कहते हैं? परीक्षण वैध है। ठीक ना, तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता रियलाइबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, और एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता भी होती है। राम सर चेक करें तो भी उतना ही नंबर आना चाहिए जितना विद्यार्थी ने हल किया है। श्याम सर चेक करें तो भी उतना ही नंबर वो बच्चे को दे जितना उसने हल किया है। तो पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई चेक करे नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक, लेकिन एक पेपर की विशेषता, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता अभिक्षमता नहीं होती है। एक अच्छे टेस्ट की विशेषता
एप्टीट्यूड नहीं होता है, एप्टीट्यूड नहीं होता है, ठीक ना। अच्छे टेस्ट की विशेषता विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता होती है। ये चीज़ आप जानिए। अभिक्षमता विद्यार्थी के अंदर देखा जा सकता है कि किस चीज़ को लेकर है, वो परीक्षण में नहीं होता है, ठीक ना। ये चीज़ आप समझिए, परीक्षण की विशेषता वो नहीं है। तो डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सा ऑप्शन नहीं है। 159 नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता नमूनाकरण का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पहला ऑप्शन है निर्णयात्मक नमूनाकरण, जजमेंटल सैंपलिंग, श्रृंखला नमूनाकरण, चैन सैंपलिंग, नमूनाकरण, कोटा सैंपलिंग, गैर अनुपातिक स्तरीकृत नमूनाकरण, नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो जो आपका 159 का सही हो जाएगा वो चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। संभाव्यता नमूनाकरण का जो उदाहरण होता है वो होता है गैर आनुपातिक स्तरीकृत नमूनाकरण। 160 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों में अंक गणित के प्रश्नों को रखा था। बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों में अंक गणित के प्रश्नों को किस मनोवैज्ञानिक ने रखा था। टरमैन व मैरिल द्वारा, स्टैनफोर्ड द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। तो स्टैनफोर्ड द्वारा बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों में अंक गणित के प्रश्नों को रखा गया था। ठीक, एक सेकेंड, टरमैन होगा इसका, ठीक ना। बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों में अंक गणित के प्रश्नों को टरमैन व मैरिल के द्वारा रखा गया था। ठीक, सीखने के 3 मुख्य व 5 गौड़ नियम किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं। तो आप ये जानते ही हैं कि सीखने के जो 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए हैं वो किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं। तो वो आपके थॉर्नडाइक महोदय ने बताया हुआ है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, ठीक ना। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। जो 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं वो 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो वो एक बताया था तत्परता का नियम, दूसरा क्या बताया था, अभ्यास का नियम, तीसरा क्या बताया था, प्रभाव का नियम। 5 जो गौड़ नियम बताए थे उन्होंने, 5 गौड़ नियम उन्होंने क्या क्या बताए थे। तो 5 गौड़ नियम उन्होंने बताया था, पहला क्या बताया था, बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा क्या बताया था उन्होंने, दूसरा बताया था मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा उन्होंने क्या बताया था, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा उन्होंने क्या बताया था, सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम। पांचवा उन्होंने क्या बताया था, साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। तो इस प्रकार से जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने मुख्य 3 नियम बताए थे सीखने के, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और 5 गौड़ नियम उन्होंने बताया था, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य का नियम। ठीक, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम बताए थे यही उन्होंने बताए थे। ठीक, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सपने सिर्फ आपके थोड़ी हैं जो आप हार मान जाएंगे।
आपके सपने आपके माँ-बाप के भी सपने हैं। अगर आप आज या आने वाले कल में सफल हो जाते हैं, तो आपके माँ-बाप की भी ज़िंदगी बदलेगी। आपके सपने सिर्फ़ आपके सपने नहीं हैं, आपके राष्ट्र के भी सपने हैं। आपकी सफलता से उस राष्ट्र को भी योगदान मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है, तो पढ़ना है। ठीक? एमएड की सरकारी एक सीट पानी है, तो भी पढ़ना है। अच्छे विश्वविद्यालय में एमएड की एक सीट पानी है, तो भी पढ़ना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य निर्धारण हेतु कौन सा कमीशन बैठा था? जैन आयोग, राधा कृष्णन आयोग, उन्नी कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग। तो जो मैं आपको यूजीसी की विकास यात्रा अगर बताऊं, तो यूजीसी की विकास यात्रा अगर आपको मालूम ना हो तो जान लीजिए कि सबसे पहले 1948-49 के लमसम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे कि राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। और यही आयोग बाद में जाके क्या बना, यूजीसी की बॉडी बनी। और यूजीसी की बॉडी 1953 में ही स्थापना हो गई थी। 1956 में जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी, एक वैधानिक निकाय बना था। तो यूजीसी से संबंधित तो 2 डेट आप याद रखेंगे। और यूजीसी के कार्य निर्धारण के लिए जिस कमीशन ने काम किया, वो कमीशन आपका राधा कृष्णन आयोग है। ठीक है, चलिए 163 नंबर प्रश्न क्या है? यदि बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना है तो शिक्षक उपयोग करेगा। तो शिक्षक आगमन विधि का उपयोग करेगा, कि निगमन विधि का उपयोग करेगा, कि विश्लेषण विधि का उपयोग करेगा, कि स्टोरी टेलिंग मेथड कहानी सुनाने की विधि का प्रयोग करेगा। तो देखिए, अगर किसी बच्चे को हमें कोई रूल सिखाना है, कोई सिद्धांत सिखाना है, यानी कि प्रिंसिपल सिखाना है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम बच्चे को कोई एग्ज़ाम्पल बताएं और उस एग्ज़ाम्पल से बच्चों के मुंह से ही नियम निकलवा दें। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम बच्चों को नियम सिखाते हैं, सिद्धांत सिखाते हैं, तो ये टीचिंग मेथड ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यदि बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना है तो शिक्षक उपयोग करेगा आगमन विधि का। किसका प्रयोग करेगा? आगमन विधि का। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। पहले शिक्षक उदाहरण बताता है और उसी उदाहरण के थ्रू आपसे नियम निकलवा देता है। ठीक ना? और निगमन विधि में क्या होता है, पहले आपको नियम बता देगा, बाद में उदाहरण बताएगा। ठीक, तो ज़्यादा अच्छी जो विधि मानी जाती है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर मानी जाती है। ठीक ना? या प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की ओर जो आप टीचिंग मेथड ले जाती है, उसको ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो आपका ए सही हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा गलत है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या 1985 में आया था? वायु अधिनियम क्या 1981 में आया था? तो आपको बताना है कि इसमें से गलत क्या है। तो आपका जो गलत है वो आपका सी नंबर है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये 1985 में न आके कब आया था? 1986 में आया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और बाकी के अधिनियम आपके सही हैं। जो पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में ही आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। ठीक ना? आपका सी गलत था, जो कि 1986 में आया है। 165 थार्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां बताई गई हैं या निम्नलिखित हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य, सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे, गलत हो जाएगा। अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक सही हो जाएगा, और ये भी गलत है। ठीक, तो यहाँ पे यांत्रिक यानी मूर्त बुद्धि। ठीक ना? तो थार्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी: अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। तो इन 3 की बात उन्होंने की थी, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। किसी महाविद्यालय का नैक द्वारा जो मूल्यांकन होता है, कोई महाविद्यालय है, कोई कॉलेज है,
जो नैक अक्रेडिशन बॉडी है क्रेडिट देती है गुणवत्ता देख के। तो जो नैक मूल्यांकन करती है किसी कॉलेज का, वो किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो वो संस्थागत मूल्यांकन होता है, किसी एक विशेष संस्था का वो मूल्यांकन कर रही होती है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप देखते होंगे ना, हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आगे ए प्लस प्लस बी प्लस ऐसे लगा होता है, ग्रेडिंग प्रदान करती है, अक्रेडिशन का काम करते, क्रेडिट देती है। तो यही चीज़ नैक करती है। तो किसी विशेष कॉलेज का वो एक समय में कर रही होती है, तो संस्थागत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। 167, किसने 1932 में समेकित रेटिंग्स की विधि को प्रस्तुत किया था? समेटेड रेटिंग। हल, क्लार्क, लिकर्ट, रेंसिस, थांडाइक, ईएल, थॉमसन, ए। तो 167 का जो सही हो जाएगा आपका, लिकर्ट और रेंसिस ने समेकित रेटिंग्स की विधि को प्रस्तुत किया था। ठीक, आप ये भी जान लेंगे कि समेकित रेटिंग्स की जो विधि होती है वो दरअसल किससे संबंधित होती है। तो ये जो विधि होती है वो किससे संबंधित होती है कि कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, हम एग्जाम्पल के रूप में फैक्ट्री मान लेते हैं। कोई भी फैक्ट्री है, उसमें कोई कर्मचारी काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई कर्मचारी काम कर रहा है। तो ये कर्मचारी कैसा काम में प्रदर्शन कर रहा है, ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है अपने काम में, इस चीज़ का जो मूल्यांकन होता है वो कई लोगों के माध्यम से होता है। इस चीज़ का जो मूल्यांकन होता है वो एक व्यक्ति न करके कई व्यक्ति करते हैं। अब वो कई व्यक्ति कौन-कौन हो सकते हैं? तो वो कई व्यक्ति बहुत लोग हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो पहला तो पर्यवेक्षक हो सकता है। जब कर्मचारी काम कर रहा है तो उसके साथ या उसके साथ जो सुपरवाइज़र होगा वो उसको रेटिंग देगा कि वो काम कैसा कर रहा है। तो पहला रेटिंग ये देगा। फिर इसके बाद उसके साथी कर्मचारी हो सकते हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं उसी लेवल के कर्मचारी, वो भी रेटिंग देंगे कि भैया कैसा काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो वो जिस प्रकार के प्रोडक्शन का वो काम कर रहा है वो ग्राहकों तक जाएगा, तो ग्राहक बताएंगे कि प्रोडक्शन का स्तर कैसा है, वो रेटिंग देंगे, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि मूल्यांकनकर्ता भी, जो मूल्यांकनकर्ता होगा सबसे हेड, जो मूल्यांकन करता होगा वो रेटिंग देगा, जो सबसे सीनियर होगा। तो इन चारों की रेटिंग जब मिला दी जाएगी, इन चारों की रेटिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे समग्र रेटिंग। उसे हम क्या बोलेंगे? समग्र रेटिंग। और इसी समग्र रेटिंग को क्या बोला जाता है? इसी समग्र रेटिंग को क्या बोला जाता है? समेकित रेटिंग्स। ठीक ना, इसी समग्र रेटिंग को ही समेकित रेटिंग्स बोला जाता है। और इसे देने वाले कौन हैं? लिकर्ट और रेंसिस। 168, मल्होत्रा शिक्षा समिति 1970 ने किसके द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की संस्तुति की थी? तो जो मल्होत्रा शिक्षा समिति है 1970 में जो कि आई थी, वो कहती थी कि अध्यापकों का जो मूल्यांकन होगा वो छात्रों के मूल्यांकन से होगा। किसके द्वारा? वो छात्रों के मूल्यांकन से होगा। छात्र जिस प्रकार का लर्निंग आउटकम्स लेके आएंगे, जो उनका रिजल्ट होगा, उससे पता चलेगा कि अध्यापक के प्रदर्शन का क्या स्तर है। ठीक ना, ये चीज़। 169, किस उदाहरण में स्नोबॉल प्रतिदर्श तकनीक अपेक्षित है? श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थी, प्रथम पीढ़ी अधिगमकर्ता, अप्रशिक्षित विद्यालय शिक्षक, गैर विषमलिंगी व्यक्ति, नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स, अनट्रेंड स्कूल टीचर्स, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्नोबॉल प्रतिदर्श तकनीक है वो किससे संबंधित है? क्या श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थी की पहचान की जाती है इस तकनीक के द्वारा?
क्या जो प्रथम पीढ़ी अधिगम करता है उनकी पहचान की जाती है, या जो अप्रशिक्षित विद्यालयी शिक्षक हैं उनकी पहचान की जाती है, या गैर विसंलग्नी व्यक्ति की पहचान की जाती है? इस तकनीक के द्वारा क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ठीक, अब समझिए इस चीज को कि जो आपका स्नोबॉल प्रतिदर्श तकनीक है, जो स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक है, उसका प्रयोग आखिर किया कहाँ पे जाता है? तो उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? उसका प्रयोग अदृश्य या छिपी हुई आबादी के अध्ययन के लिए होता है। ऐसे लोग जो सार्वजनिक रूप से उजागर होने से बचना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। समझिए, जो स्नोबॉल प्रतिदर्श तकनीक है, इसका प्रयोग अक्सर इसलिए किया जाता है कि जब भी कोई अदृश्य या छिपी हुई आबादी का अध्ययन करना होता है, तो उस संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि कोई ऐसे लोग जो सार्वजनिक रूप से उजागर होने से बचना चाहते हैं। इसमें कौन से लोग हो सकते हैं? इसमें वे लोग हो सकते हैं जो इस देश के नहीं हैं, गैर देश के हैं। तो वो अपनी नागरिकता छिपाना चाहेंगे कि हमारी असली नागरिकता कभी भी प्रकट न हो। जैसे कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो अलग-अलग इलेक्शंस के दौरान चर्चा होती थी। तो अगर इन आबादी का अध्ययन करना है, तो कौन-सा तकनीक उपयोग में लाया जाएगा? स्नोबॉल प्रतिदर्श तकनीक उपयोग में लाया जाएगा। इस तकनीक के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे आबादी कौन-सी है जो अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, या कुछ छिपी हुई विशेषताएँ इनके अंतर्गत है। तो जैसे कोई गैर देश का नागरिक हो गया, और कौन हो सकता है? तो और ऐसे लोगों में आ सकते हैं जो नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो नशीली दवा से एडिक्टेड हैं, नशीली दवा के लती हैं। वे कभी नहीं बताना चाहते हैं कि हम इस प्रकार से नशीली दवाओं में बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, तो इनका भी पहचान करना होगा ऐसे लोगों का, तो इसी तकनीक को उपयोग में लाया जाएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग सेक्स एडिक्टेड होते हैं, जो लोग आपके सेक्स एडिक्टेड होते हैं, उनकी पहचान भी इस तकनीक के द्वारा की जा सकती है। आपको समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सामने से तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, खूब अच्छे से सामाजिक बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन असल में वो सेक्स एडिक्टेड होते हैं। सेक्स की बहुत ही चरम सीमा पे उनके अंदर वो होती है, एडिक्शन होती है, और उसके लिए वो क्या मोरल वैल्यूज़ हैं, क्या मोरालिटी है, सबको भूल जाते हैं। तो ऐसी आबादी का जब भी अध्ययन करना होता है, तो इस तकनीक को प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, वो गैर देश के नागरिक हो सकते हैं, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता हो सकते हैं, कोई सेक्स एडिक्टेड पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक ना? 170, स्कूल के प्रिंसिपल की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। जो स्कूल का प्रिंसिपल है, उसका मेन रोल क्या होना चाहिए? छात्र कल्याण की उन्नति, स्कूल की सुविधाओं का उचित उपयोग, पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा में सफलता प्राप्त करना। तो देखिए, स्कूल की प्रिंसिपल की मुख्य भूमिका क्या होना चाहिए कि छात्र कल्याण की उन्नति हो सके उसके कर्तव्य निभाने से। प्रिंसिपल का ऐसा
परफॉर्मेंस हो, ऐसे उसकी गतिविधियां हों जिससे कि छात्र कल्याण की उन्नति हो, छात्र कल्याण को बढ़ावा मिले। स्कूल की सुविधाओं का जब उचित उपयोग होगा तो जाहिर सी बात है छात्र कल्याण को उन्नति मिलेगी। जब पाठ्यक्रम पूरा होगा छात्र कल्याण की उन्नति मिलेगी। तो व्यापक उद्देश्य क्या है? छात्र कल्याण की उन्नति। अगर इस व्यापक उद्देश्य को रख कर प्रिंसिपल अपनी भूमिका को निर्वहन करेगा तो बाकी की सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 171 पर्यवेक्षक है एक। सुपरविजन इज अ पर्यवेक्षक क्या होता है? दोष खोजने वाली सेवा नहीं। दोष खोजने वाली जो सेवा होती है वो क्या होता है? निरीक्षक। निरीक्षक जिसको इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, वो जाता है, दोष खोजता है, फिर आपको दंड देता है, चाहे जो भी हो। दंड सेवा भी नहीं है। जो पर्यवेक्षक होता है वो मार्गदर्शन के लिए होता है, उत्तेजक सेवा होता है कि जो सेवा आप दे रहे हैं या जो सेवा कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है तो उसमें वो सुधार करने के लिए आपको मार्गदर्शन करता है, उसमें आपको और वो इन्हेंस करने के लिए मदद करता है कि कैसे आप अपने किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में इन्हेंस अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें वो आपकी मदद करता है पर्यवेक्षक। एग्जाम्पल अगर आप इसका लेना चाहेंगे तो एक सरल सा एग्जाम्पल है। जब आप बीएड कर रहे थे, याद कीजिए कि जब आप बीएड कर रहे थे तो आपकी ड्यूटी लगी होगी टीचिंग के लिए। आपकी ड्यूटी लगी होगी टीचिंग के लिए। दो तरीके से वो ड्यूटी लगी। एक माइक्रो टीचिंग आपके कॉलेज में ही आपको कराई गई होगी, उसके बाद आपका जो 30 दिवसीय या जितने दिन का भी आपके महाविद्यालय में होता होगा तो वो आपको टीचिंग कराई गई होगी। उसमें आपके कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह जाते होंगे, आपकी टीचिंग देखते होंगे, जो कमी होती होगी आपके डायरी पे कमेंट करते होंगे। तो पर्यवेक्षक का यही काम होता है, ठीक ना। 172 कोलोराडो नदी किस देश से होकर प्रवाहित होती है? चीन, यूएसए, फ्रांस, रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा यूएसए देश से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। 173 बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्गों में से कौन सा सही ज्ञान का आधार है? बुद्ध भगवान ने 8 मार्ग बताए थे। 8 मार्ग क्यों बताए थे? दुखों के निवारण के लिए बताए थे। और उन 8 मार्ग में से कौन से मार्ग सही ज्ञान का आधार है? तो सही ज्ञान का आधार के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था कि जो उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, उन्होंने पता है ना कि आपको 4 आर्य सत्य दिए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो इस 4 आर्य सत्य में आपको विश्वास करना होगा और विश्वास करने के बाद आपको संकल्प लेना होगा, इरादा करना होगा कि आप अहिंसा का पालन करेंगे, दया का भाव रखेंगे, करुणा के पथ पर चलेंगे, तभी जाके आप सम्यक वाक अपना सकते हैं, सम्यक कर्म कर सकते हैं, सम्यक आजीविका कर सकते हैं, सम्यक व्यायाम कर सकते हैं, सम्यक स्मृति को अपना सकते हैं, सम्यक समाधि की ओर जा सकते हैं, उन्होंने कहा था। तो जो इसका सही ज्ञान का आधार उन्होंने बताया था सही विश्वास एवं सही संकल्प की। पहले आपको 4 आर्य सत्य में विश्वास करना होगा, फिर संकल्प लेना होगा कि अहिंसा, दया, करुणा के पथ पे चलेंगे, तभी जाके बाकी के जो 6 मार्ग बताए थे उन पे आप चल पाएंगे, ठीक ना। तो उनके अष्टांग मार्ग अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। 2 तो आपके यही हो गए। एक होता है सम्यक विश्वास जिसे कि सम्यक दृष्टि बोलते हैं, दूसरा होता है आपका सम्यक संकल्प, ठीक। तीसरा आपका क्या हो जाता है? तीसरा आपका सम्यक वाक होता है। चौथा आपका सम्यक कर्म होता है। पांचवा आपका सम्यक आजीविका होता है। छठवां आपका सम्यक व्यायाम होता है। सातवां आपका सम्यक स्मृति होता है और 8वां आपका सम्यक समाधि होता है। बौद्ध शिक्षा दर्शन को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा
अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में लिंक भी मांग लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सेशन का। बेहतरीन तरीके से मैंने पूरे डिटेल वे में पढ़ाया हुआ है। 174, किस वर्ष बंगाल में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए लैंकेस्ट्रियन प्रणाली शुरू की गई थी? 1819, 1820, 1821, 1822। तो 174 का जो सही हो जाएगा 1819 में जो कलकत्ता स्कूल सोसाइटी है वो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए लैंकेस्ट्रियन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक, ये जो आपका लैंकेस्ट्रियन प्रणाली है इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या है? बेल लैंकेस्ट्रियन सिस्टम या लैंकेस्ट्रियन प्रणाली। ये जो प्रणाली है यह पद्धति पारस्परिक निर्देशों पर आधारित थे। पारस्परिक निर्देशों पर आधारित थी और शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल पर केंद्रित थे। कौशल पर केंद्रित थी। यह भारत में पहली पहल थी। यह भारत में पहली पहल थी शिक्षक शिक्षा को लेकर। शिक्षक शिक्षा में औपचारिक प्रणाली को लेकर आगे लिख लीजिएगा। देखिए, ये जो लैंकेस्ट्रियन प्रणाली का जिक्र हो रहा है ये सबसे पहले बंगाल में शुरू की गई थी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। इसका पूरा नाम जो है वो बेल लैंकेस्ट्रियन सिस्टम या लैंकेस्ट्रियन प्रणाली है। ये जो प्रणाली थी या जो पद्धति थी पारस्परिक निर्देशों पर आधारित थी और शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए उनको आवश्यक कौशल देने पर केंद्रित थी। और ये भारत में, यानी कि जब भारत हमारा पराधीन था उस समय भारत में ये पहली पहल थी कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कोई औपचारिक प्रणाली को लाया गया था, विकसित किया गया था, ताकि उसकी मदद से शिक्षक को बेहतर बनाया जा सके, उनके प्रोफेशन में उनको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। ठीक, 175, सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में दिए गए अपने निर्णय में इस विषय को महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया था। महिला अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्य शिक्षा। तो सर्वोच्च न्यायालय 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि महाविद्यालय में किसी भी विषय से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम होगा उसमें जो पर्यावरण अध्ययन होगा, जो इन्वायरमेंटल स्टडी होगा वो मैंडेटरी होगा। आपने बीएड भी किया होगा तो उसमें आपका इन्वायरमेंटल स्टडी से संबंधित पेपर होगा, याद कीजिए। अभी एमजीकेवीपी का अगर सिलेबस देखेंगे बीएड का तो उसमें 4th सेमेस्टर में आपको ये देखने को मिलता है। 176, पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप से निम्नलिखित के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
इसकी अंतः विषयक और बहुविषयक प्रकृति के कारण एक विशेष क्षेत्र के रूप में इसका उद्भव हो, इसलिए संस्कृति और पर्यावरण के बीच में संबंध जान सके विद्यार्थी, इसलिए पर्यावरण क्षरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसके परिणाम की जानकारी के लिए बोला जा रहा है कि पर्यावरण जो शिक्षा है, जितने भी शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, जितने भी एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, उसमें अभिन्न अंग बनाया जाए पर्यावरण शिक्षा विषय को, पर्यावरण की शिक्षा दी जाए। और ऐसा इसलिए किया जाए क्योंकि छात्रों को हमें एक किसी भी मुख्य बिंदु के प्रति संवेदनशील उनको बनाना है, सेंसिटिव बनाना है कि वो उसको गंभीरता से लें। तो वो क्या बिंदु हो सकता है? तो वो बिंदु ये हो सकता है कि पर्यावरण का जब क्षरण हो जाएगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका धीरे-धीरे जो क्षय हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मुद्दा हो, चाहे फिर प्रदूषण से संबंधित मुद्दा हो, पर्यावरण जिस प्रकार से पतन हो रहा है उसका, उसकी देख-रेख सही से नहीं हो पा रही है, उसका क्या परिणाम होगा, क्या घातक परिणाम होंगे, ये बच्चों को जानकारी हो ताकि वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, वो पानी बर्बाद ना करें, प्रदूषण ना फैलाएँ। वो डीज़ल, पेट्रोल वाली गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, वाहनों का प्रयोग करते हैं, उससे वो गैस वाली वाहनों का प्रयोग करें, तो ये सारी चीज़ें। चौथा आपका सही हो जाएगा। 177 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनेस्को, यूएलओ, यूनिसेफ, यूएनओ। तो ये जो 177 का आपका सही हो जाएगा, ये आपका यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग। छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है? तो जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम आपका होता है, वो क्या होता है? ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो पढ़ाया नहीं जाता है और बच्चे के अनुभव से वो संबंधित होता है, उसके अनुभव में कहीं न कहीं वो शामिल होता है, उसका और अच्छे तरीके से विकास किया जाता है, उसको बाहर लेके आया जाता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम के द्वारा। 179 क्या है? डिसकैलकुलिया वाले छात्रों को निम्नलिखित में से किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित है, अंकगणित से संबंधित है, संख्या के आरेखों व ग्राफ से संबंधित समस्याएं नहीं आती है, वो संख्याओं से डील नहीं कर पाते हैं इस समस्या के अंतर्गत, वो संख्याओं का स्थान निर्धारण को लेकर उनको कोई समझ नहीं होती है कि क्या प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर होता है, क्या नंबर का फेस वैल्यू होता है। तो इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, साथ ही साथ उन्हें संख्याओं के स्थानिक संकल्पना की भी समझ नहीं होती है कि किसी भी नंबर का जो स्थानिक संकल्पना है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो भी उनको समझ नहीं होता है कि संख्याओं के बीच के संबंध का ज्ञान क्या होता है, वो भी उनको समझ नहीं होता है। जैसे स्थानिक संकल्पना की अगर आप बात करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने 325 लिखा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 300 का मान कितना है 302 का मान कितना है 20 और 5 का मान कितना है 5। इसे इकाई कहते हैं, इसे दहाई कहते हैं, इसे सैकड़ा कहते हैं। और अगर हम 3 का पूछें कि 3 का क्या पूछें अगर हम आपसे कि फेस वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 का फेस वैल्यू 3 ही है, जबकि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 300 है। ठीक, तो इस प्रकार की जो समझ है वो नहीं होती है डिसकैलकुलिया से प्रभावित छात्रों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 179 का, वो आपका सही आंसर इसका होगा बी नंबर ऑप्शन, BCD। 180 निम्नलिखित में से कौन सा NCERT द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है? तो NCERT का जो पाठ्यक्रम का व्यवहारिक उद्देश्य है वो तार्किक सोच विकसित करना है छात्रों में,
सामाजिक तथ्यों के बारे में जागरूकता फैलाना भी है, व्यापक व समग्र शिक्षा भी देना है। लेकिन एनसीईआरटी का किसी रटना व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का व्यवहारिक उद्देश्य रटना नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या नहीं है, तो सी ही आपका सही हो जाएगा। 181। मैं पानी पी लूँ थोड़ा। पानी पी लिया मैंने। 1-2 सेकंड आपके जो बर्बाद हुए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ये पड़ोसी कहता है तेरे बस की बात नहीं, इन सब को तुझे गलत साबित करना होगा। आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो समर्पण है, आपकी जो मेहनत है, उसी का परिणाम उत्कृष्ट होगा और आप अच्छे विश्वविद्यालय से एमएड कर कर किसी अच्छे पद पर कार्यरत होंगे, ठीक ना। चलिए 181 नंबर प्रश्न देखिए। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है, तो 14 बताई है। जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 14 कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति बताई है, तो अगर आप चाहें याद न हो तो जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं। एक तो पलायन मूल प्रवृत्ति बताई है, दूसरी उन्होंने क्या बताई है, युद्ध, कि इंसान युद्ध करता है। मूल प्रवृत्ति यानी इंसान की प्रवृत्ति क्या है, वो ये प्रवृत्ति उसमें मैंडेटरी होती है, तो वो पलायन कर जाता है, यानी उसके अंदर डर होता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, उसके अंदर भूख होती है, उसके अंदर सेक्स करने की इच्छा होती है, जिसे हम प्रजनन बोलेंगे। जो इंसान है वो समूह में रहना चाहता है, तो उसके अंदर सामूहिकता की भावना होती है। इसके बाद आत्महीनता भी होती है उसके अंदर। उसके बाद आत्म स्थापना की भी प्रवृत्ति होती है कि वो खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट स्थापना करना चाहता है। इसके बाद शारीरिक रचना की भी प्रवृत्ति होती है, अपने शारीरिक फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखता है, ठीक। और क्या है, तो उसके बाद वो आश्रित भी रहता है। और क्या है, तो हास्य एक मूल प्रवृत्ति है मनुष्य की, आराम है, संग्रहण है, और लास्ट है आपका शारीरिक पीड़ा से बचाव। लिख लीजिएगा, ठीक ना। 182 प्रश्न क्या है, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा कब की थी? 1978 में, 1980 में, 1986 में, 1992 में। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की जो कार्यक्रम की घोषणा की गई थी वो 1978 में की गई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो आपका राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। इसकी घोषणा पहले कब की गई थी? 1978 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, जैसा कि केंद्रीय सरकार यहाँ पे बताया जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, एम क्या था? तो इस राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था कि जो 15 से लेके 35 साल के बच्चे हैं, 15 से 35 साल के बच्चे हैं, इस आयु वर्ग के जो वयस्क हैं, इस आयु वर्ग के जो वयस्क हैं, ऐसे वयस्क जो निरक्षर हैं, जो कि साक्षर नहीं हैं, उनके निरक्षरता को ख़त्म करना था, कि एटलीस्ट कम से कम जो 15 से 35 साल आयु वर्ग के जो वयस्क हैं वो कम से कम साक्षर हो जाएं। साक्षर का मतलब कि वो जो दैनिक जीवन में जोड़ घटाना है, किसी से बातचीत करना है, कहीं कुछ पढ़ना है, कोई फॉर्म भरना है, कोई विज्ञापन देखना है, तो इस सम से संबंधित उनको कम से कम थोड़ी सी जानकारी हो, वो सब ये सब कर सकें। तो कुल मिला के जो इस योजना का उद्देश्य था वो साक्षरता दर को बढ़ाना था, साक्षरता दर को बढ़ाना था ऐसे वर्ग में जो वयस्क वर्ग हैं। और इसी के साथ साथ इस जो कार्यक्रम है ये, उसका एक और विशेष उद्देश्य था, वो क्या था? निरक्षर वयस्कों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना।
शिक्षा के महत्व के बारे में समझाना कि ऐसे व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उन्हें ये चीज़ समझाना कि पढ़ना लिखना जानना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का भाव महसूस कराना। इसके साथ-साथ ऐसे वयस्कों को साक्षर कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। आत्मनिर्भरता उनकी बढ़ानी थी। उनका जो व्यवसाय है, ऑलरेडी जो वो काम कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा-सा साक्षर हो जाएँगे, तो वो अपने व्यवसाय में मास्टर हो सकेंगे, एक्सपर्ट हो सकेंगे। और उसके साथ-साथ अगर वो अपने व्यवसाय में मास्टर बन सकेंगे, तो उनके व्यवसाय में जो उनकी प्रदर्शन क्षमता होगी, वो बढ़ जाएगी। प्रदर्शन क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। शिक्षा को वयस्कों के कार्य और जीवन स्थितियों से जोड़ना इसका एक और उद्देश्य था, ये आप लिख लेंगे, ठीक है? 183 निम्नलिखित अंकों का मध्यमान विचलन क्या होगा? तो मध्यमान विचलन इसका जो आंसर है वो 2 होगा। कैसे निकालेंगे? तो ये जो डेटा आपको दिया है, सबसे पहले आप इसका मीन निकाल लीजिएगा। तो मीन क्या होता है? जितना भी डेटा दिया है उसको आपस में सम करना है और उसके बटा जितनी संख्या है उससे भाग देना होता है। तो जब आप मीन निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि इस मीन को प्रत्येक संख्या से घटाना है और जो मान आएगा उसका सम करके और जितना संख्या है उससे भाग देना है। यानी कि इसका सूत्र जो होता है MD बराबर 1/n सिग्मा NI XI माइनस एक्स, n बराबर इतना होता है, ठीक ना। तो ये जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। 184 NCTE की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी 1990 में, 93 में, 95 में, 99 में। कब की गई थी? तो 1995 में NCTE की स्थापना की गई थी वैधानिक निकाय के रूप में। कुछ जानकारी आप और रख सकते हैं कि जो NCTE से संबंधित अधिनियम था वो 1993 में आया था और ये फोर्स में आई थी 1995 में। NCTE का जो मेन ऑफिस है या मेन सेंटर है वो कहाँ पे है? तो वो आपका दिल्ली में है, ठीक ना, दिल्ली में है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं NCTE के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल सेंटर जो हैं, वो कहाँ हैं? तो वो हैं आपके जयपुर में उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बेंगलुरु में, पूर्वी भारत भुवनेश्वर में, मध्य भारत भोपाल में। 4 इसके रीजनल सेंटर हैं। इससे प्रश्न आता है तो नोट कर लीजिएगा। 185 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू। तो 185 का जो सही होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो आप डेट लिख लेंगे, 3 मई 1939 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? उत्तर प्रदेश के मकर उन्नाव में। एक 186 निम्न में से कौन संगठन एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है? तो ये चारों ही जो संगठन है क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। मित्र मेला हो, चाहे अभिनव भारत समाज हो, अनुशीलन समिति हो, नौजवान सभा हो। मैं चारों के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? नौजवान सभा के बारे में। जो नौजवान सभा क्रांतिकारी संगठन है, इसकी जो स्थापना की गई थी,
इसकी स्थापना कब की गई थी? मार्च 1926 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, भगत सिंह के द्वारा की गई थी। भगत सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये जो नौजवान सभा है, किसमें इसका विलय हो गया? तो इसका विलय हो गया अखिल भारतीय युवा ठीक ना, अखिल इंडियन यूथ, और यप से कुछ है, आप गूगल करके देख लीजिएगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। और ये आपका जो थी हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सार्वजनिक चेहरा थी ये जो क्रांतिकारी संगठन है। तो इससे संबंधित चीज़ हमने देख लिया। इसके बाद हम देख लेंगे मित्र मेला जो क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1899 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1899 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी जानना महत्वपूर्ण है। एक नाम आप सुने होंगे, विनायक दामोदर सावरकर। कहाँ पे की गई थी? नासिक में की गई थी। नासिक में की गई थी। मित्र मेला कैसा संगठन था? तो ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। बाद में इसी संगठन को अभिनव भारत के नाम से जाना गया। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अभिनव भारत और मित्र मेला दोनों एक ही जुड़े हुए चीज़ हैं, ठीक है, एक दूसरे से। जो अनुसूलन समिति है, इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के बैरिस्टर थे, जिनका नाम क्या था? प्रमथ मित्रा, उनके द्वारा की गई थी। और जो अनुसूलन समिति थी, इसमें 3 गुप्त संगठन थे। 3 गुप्त संगठन थे, जिनमें से जो 2 गुप्त संगठन थे वो आपके ढाका में थे, जिसका नाम ही था ढाका केंद्रित समिति। और एक जो था वो आपका कलकत्ता में गुप्त संगठन था, जिसका नाम था, आप लिख लीजिएगा, नाम था जुगंतर समूह। मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, जुगंतर समूह। तो इस प्रकार से ये जो तीनों संगठन हैं, ये तीनों ही संगठन क्रांतिकारी संगठन है, चारों। 187 क्या है? तो इसका जो सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4D नंबर ऑप्शन। 187 प्रश्न क्या है? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। शिक्षक के प्रदर्शन को मापा जाता है पर्यवेक्षक रेटिंग द्वारा, विद्यार्थियों की रेटिंग द्वारा, आकांक्षा का स्तर द्वारा, कि उपरोक्त सभी द्वारा। तो जहाँ पे उपरोक्त सभी होता है तो वही ज़्यादा सही होता है कि एक शिक्षक के परफॉर्मेंस को हम पर्यवेक्षक रेटिंग के द्वारा भी माप सकते हैं। कोई पर्यवेक्षक आएगा, बताएगा कैसा प्रदर्शन कर रहा है। विद्यार्थी भी रेटिंग दे सकते हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं, जैसे आप लोग कमेंट करके लाइक दे के बताते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। इसके बाद आकांक्षा का स्तर द्वारा भी, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, कि बच्चे कितना आकांक्षित हो रहे हैं, कितना उनको एस्पिरेशन मिल रहा है, उससे भी पता चल सकता है। 189 समावेशी कक्षा में आईसीटी का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शैक्षिक अवसरों को सीमित करता है, गलत। नियमित कक्षा में भेदभाव को कम करता है, गलत। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की क्षमता को बढ़ाता है, ये सही हो जाएगा। अध्यापक की क्षमता को नहीं बढ़ाता है। तो आपका 189 का C सही हो जाएगा। 190 क्या है?
दीवा स्वप्न सहायक है, तनाव कम करने में, रचनात्मक कार्यों में प्रेरणा प्रदान करने में, उपरोक्त सभी ये सही होगा। दीवा स्वप्न यानी दिन के स्वप्न, जो दिन में सपना देखते हैं उसको दीवा स्वप्न बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे दिन में सपने देखने से भला तनाव कैसे कम होगा, रचनात्मक कार्य में हम कैसे मतलब मोटिवेट होंगे या जाएंगे, प्रेरणा कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ आप सोच रहे होंगे। तो जो दीवा स्वप्न है ये एक रचना है। किसकी रचना है? तो ये जो रचना है गीजू भाई वधेका की रचना है। गीजू भाई बधेका की रचना है, उनका शिक्षा दर्शन है। क्या है? शिक्षा दर्शन है, ठीक ना। तो उनका जो शिक्षा दर्शन दीवा स्वप्न है वो बच्चों को तनाव कम करने में भी सहायक है, बच्चों को रचनात्मक कार्यों में प्रोत्साहित करता है, बच्चों को प्रेरणा प्रदान करने में भी सहायक है, ठीक ना। कैसे है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, मैं कुछ शॉर्ट पॉइंट आपके सामने बना दे रहा हूँ। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, अनुभव, खेल, प्रकृति, अब समझिए, जो गिजू भाई बधेका थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दीवा स्वप्न, वो उनका शिक्षा दर्शन कहलाता है। वो बोलते थे कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए पढ़ने के लिए। जो शिक्षक है वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, सुविधादाता का काम करेगा। तो इट मीन्स जो शिक्षा होगी वो कैसी होगी? बाल केंद्रित होगी, बच्चों के रुचि योग्यता के अनुसार होगी। तो बाल केंद्रित शिक्षा की ये बात करते थे, तो ये बच्चों को स्वतंत्रता देते थे, जिससे अगर आप बच्चों को क्लास में फ्रीडम दीजिएगा सीखने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तो बच्चे तनाव लेकर पढ़ाई करेंगे कि बिना तनाव के पढ़ाई करेंगे, अधिगम कम होगा कि ज़्यादा? आप बोलेंगे तनाव नहीं होगा। तो तनाव कम करने में भी इनका शैक्षिक दर्शन सहायक है। इसके बाद ये रचनात्मक शिक्षा की भी बात करते थे। तो रचनात्मक शिक्षा किसे बोला जाता है? रचनात्मक शिक्षा कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन को बोला जाता है। कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन कैसे प्राप्त होता है? जैसे हमें अपने देश के इतिहास के बारे में जानना है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, तो हम प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क, हमारे स्कूल वाले हमको घुमाने के लिए ले जाएँ, तो वहाँ पे जो अभिलेख हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, उससे हमको कुछ अनुभव मिलेगा। अनुभव से जब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अनुभव से जब ज्ञान का निर्माण किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रचनात्मक तरीके से ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। तो ये रचनात्मक तरीके से ज्ञान के निर्माण की बात करते थे, और जब हम इस प्रकार से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जाहिर सी बात हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो ये बोलते थे कि जो शिक्षा है वो खेल आधारित होनी चाहिए, प्रकृति आधारित होनी चाहिए, यानी अनुभवात्मक शिक्षा की बात करते थे। तो कुल मिला के जो इनका शैक्षिक दर्शन दीवा स्वप्न है वो तनाव कम करने में सहायक है, रचनात्मक कार्यों में बच्चों को प्रोत्साहित करता है, और एटलीस्ट उनको प्रेरणा भी प्रदान करता है जब अनुभवात्मक शिक्षा बच्चों को मिलती है। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कल्पना को, इमेजिनेशन को मानसिक हस्त व्यापार कहा है, मेंटल मैनिपुलेशन कहा है? मेंटल मैनिपुलेशन का हिंदी जो सही टर्म होगा वो आपका मानसिक हेर फेर होगा, मानसिक हेर फेर। तो वुडवर्थ जो थे उन्होंने कल्पना को मानसिक मैनिपुलेशन या मेंटल मैनिपुलेशन, मानसिक हेरफेर कहा था, ठीक ना। रॉबर्ट सेंसन्स वुडवर्थ इनका पूरा नाम है। मानसिक हेरफेर है क्या? मानसिक हेरफेर है कोई व्यक्ति है, अगर उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाए। आप ब्रेन वॉश सुने भी होंगे, कहते हैं बीजेपी ब्रेन वॉश करती है, मतलब ऐसा बोला जाता है, मेरी राय नहीं है। कोई व्यक्ति इमोशनल रूप से थोड़ा कमज़ोर हो गया है,
इमोशनल रूप से कोई व्यक्ति कमज़ोर हो गया है, ठीक ना, वीक हो गया है, तो उसका फ़ायदा उठा के हम उसको बहका सकते हैं, उसकी धारणाएँ बदल सकते हैं। देखते होंगे जब किसी भी लड़की का ब्रेकअप होता है तो जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है उसको बहका देता है, और उन लोगों के बीच में अगर लड़ाई थोड़ी बहुत भी हुई होगी तो उसको तूल देके बहुत बड़ा कर देता है और एटलीस्ट उन लोगों का रिलेशन तोड़वा देता है, ठीक ना। तो जब इस तरीके की स्थिति होती है, जब हम किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ हेर-फेर करते हैं, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से, गलत इन्फॉर्मेशन देके, गलत चीज़ें बताकर, इमोशनली जब वो वीक फ़ील कर रहा होता है तो वो कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं होता है, वो उतना सशक्त नहीं होता है मानसिक रूप से, तब हम उसके साथ खेल जाते हैं। या फिर ब्लैकमेल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि किसी को ब्लैकमेल करना, किसी की न्यूड तस्वीरें या कुछ भी आप ऐसा रख लिए हो या कुछ भी डेटा रख लिए हो जिससे आप ब्लैकमेल कर रहे हो तो भी वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है। गैस लाइटिंग भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो जो रॉबर्ट सेंसन वुडवर्थ थे, उन्होंने गतिशील मनोविज्ञान दृष्टिकोण के ऊपर काम किया था। किसके ऊपर काम किया था उन्होंने? गतिशील मनोविज्ञान दृष्टिकोण। गतिशील मनोविज्ञान दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ये बताता है कि जो व्यक्ति हैं उसकी जो मनोदैहिक अवस्थाएं हैं, जो उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो कैसे रूपांतरित होती हैं, कैसे बदलती रहती हैं। हम एक विचार में नहीं जीते, हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारी सारी चीज़ें, मानसिक प्रक्रियाएं उथल-पुथल होती रहती हैं, ठीक ना? इस चीज़ को बताते हैं। तो उसमें वो ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो मनुष्य है, कोई भी जो ह्यूमन है, उसका जो बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, वो अल्टीमेटली क्या होता है? चेंज होता है। चेंज नहीं होता है तो कन्वर्ट होता है। चेंज या कन्वर्ट वही चीज़ है। चेंज होता है या कन्वर्ट होता है। तो ये चेंज और कन्वर्ट कैसे होता है? वो चेंज और कन्वर्ट कैसे होता है, इसी चीज़ को बताते हैं। तो उसी को बताने के लिए उन्होंने मानसिक हेर-फेर शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये गलत तरीके से भी हो जाता है, ब्रेन वॉश करके लोग कर देते हैं। इमोशनल जब वो वीक होता है तो उसके साथ लोग खेल जाते हैं, ब्लैकमेल, गैसलाइटिंग, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। 192। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को किसने वर्गीकृत किया था? फ्रायड, जुंग, कैटल, आलपोर्ट। सही आंसर हो जाएगा आपका जंग। इनका जो नाम है वो पूरा नाम क्या है? कार्ल गुस्ताव जंग। 1920 के दशक में उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी शब्द का प्रयोग किया था, ये बताने के लिए कि व्यक्ति कैसे अपनी आंतरिक दुनिया से अपने आप को ऊर्जा देता है, कैसे बाहरी दुनिया से वो ऊर्जा लेता है, अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने इन टर्म का यूज किया था। 193। एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं? इसका आप इसका आपका विवरण, आपकी योर डिस्क्रिप्शन ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन इज योर। एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं, इसका आपका विवरण आपकी क्या है? आत्म जागरूकता है, आत्मसम्मान है, कि आत्म अवधारणा है, कि स्वयं प्रकटीकरण है? तो आप कौन हैं, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज़ है। एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं, ये आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो सी सही होगा। 194। परामर्श के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सीय प्रक्रिया, जो थेरेपेटिक प्रोसेस है, परामर्श
दाता द्वारा प्रासंगिक मानी जाने वाली दिशा में निर्देशित की जाती है, जो काउंसलर को रिलेवेंट लग रही है, उसी दिशा में वो थेरेपेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ा देता है। तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण किस परामर्श में शामिल होता है? तो चूंकि यहाँ पे बात चिकित्सकीय प्रक्रिया की आ जा रही है, यानी जो क्लाइंट है हमारा, वो क्या है, गंभीर रूप से समस्या से ग्रहित है। तो जब क्लाइंट गंभीर रूप से समस्या से ग्रहित होता है, तो उस अवस्था में जो काउंसलिंग दी जाती है वो गैर निर्देशात्मक परामर्श दिया जाता है। तो यहाँ पे जो परामर्शदाता जिस दिशा में निर्देशन को आगे बढ़ने देगा, वो क्लाइंट की क्या मनोदशा है, क्लाइंट की क्या स्थिति है, क्लाइंट के नेचर नर्चर उसकी स्थिति के हिसाब से ही वो काउंसलिंग को आगे बढ़ने देगा। क्योंकि काउंसलिंग क्या है, यहाँ पे जो परामर्शी है, जो रोगी है, वो गंभीर रूप से बीमार है, क्योंकि चिकित्सीय प्रक्रिया की बात की जा रही है, उसको थेरेपी देने की बात की जा रही है। ठीक ना? तो हम जाएंगे गैर निर्देशात्मक परामर्श के साथ। ठीक ना? ये चीज़ें तो हम ए के साथ यहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 195 थ्योरीज 195 थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिलगार्ड, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। तो 195 का जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हिलगार्ड। थ्योरीज ऑफ लर्निंग के लेखक हैं, इनका जो पूरा नाम है अर्नेस्ट आर हिलगार्ड। ये सही हो जाएगा। कौन सा मध्यांक का एक गुण नहीं होता है? मीडियन की क्या एक प्रॉपर्टी नहीं होती है? इसकी गणना करना सरल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसका मूल्य सदैव निश्चित होता है, कोई भी डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसका एक मीडियन तो होगा ही, और वो भी डेफिनेट होगा, तो ये भी सही है। इसका मूल्य सदैव अनिश्चित रहता है, ये इसका गुण नहीं है। तो 196 का जो सही हो जाएगा वो सी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू किया गया था 1984 में। कब किया गया था? 1984 में। स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण के प्रश्न जो थे वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए थे, इसीलिए बाद में वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट आया। वेस्लर को अपना इंटेलिजेंस टेस्ट लाना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है उसमें एडल्ट के लिए उन्होंने प्रश्नों को शामिल नहीं किया है। उनका जो परीक्षण है वो एडल्ट के लिए हितकारी नहीं है, एडल्ट की समस्याओं का समाधान उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, या एडल्ट के समस्याओं पे वो केंद्रित नहीं करता है। तो इसलिए वेस्लर अपने इंटेलिजेंस को लाए। वो 3 प्रकार के उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिए, जिसमें उन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए दिए, एडल्ट वालों के लिए दिए, और और भी लोगों के लिए दिए। ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए होगा। सहभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की गई जा सकती है? समुदाय आधारित, व्यष्टि आधारित, समूह आधारित, सरकार आधारित। तो इसका हो जाएगा समुदाय आधारित। जो आपका पार्टिसिपेटरी रिसर्च होता है, ये एक इस प्रकार का रिसर्च है जो समुदायों की समस्या पर आधारित होता है। समुदायों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए पार्टिसिपेटरी रिसर्च को प्रयोग में लाया जाता है। ये जो रिसर्च आपका होता है, ये रिसर्च में रिसर्चर तो रिसर्च करता ही है, लेकिन उसका साथ समुदाय के सदस्य भी देते हैं। जिस समुदाय की वो समस्या होती है, उस समुदाय से संबंधित जो समुदाय के सदस्य होते हैं, वो पूरी प्रक्रिया में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। पूरी रिसर्च की प्रक्रिया में, पूरी शोध की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कैसी भूमिका निभाते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक ना? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा रिसर्च है जो सिर्फ मतलब समाधान नहीं बताती है, समाधान बताने के साथ कार्रवाई का भी काम करती है। ये सही हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति निम्न में से कौन सी विधियां हैं ज्ञान प्राप्ति की? तो प्रत्यक्ष, अनुमान
और आपका होता है उपमान, शब्द प्रमाण। ये कुछ विधियां हैं जो न्याय दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानता है। ठीक ना, तो इसमें से दो आपका दिया हुआ है, इसमें प्रत्यक्ष अनुमान, ये अभाव और स्मृति नहीं होगा। न्याय दर्शन में जो वैध ज्ञान प्राप्त करने की विधियां बताया गया है वो प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, अनुमान यानी इन्फेरेंस, और आपका उपमान यानी कंपैरिजन, शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी, प्रमाण आप जानते ही हैं, इन चारों को प्रमाण कहा जाता है। तो इसी के तहत ज्ञान प्राप्त करने की ये वैध विधियां न्याय दर्शन ने बताई हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए और बी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया और हमने टोटल 200 प्रश्न सॉल्व कर लिए। ये 200 प्रश्न हमने 4 क्लास में सॉल्व किए हैं, 4 क्लासेस में, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप चारों क्लासेस देख लेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अन्य एस्पिरेंट्स के पास। इस सेशन को देखने से आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है वो बिल्कुल विजुअलाइज्ड होंगी आपकी आंखों के सामने। आपको इमेजिन होगा, आप क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के सॉल्व करने में आपकी जो स्पीड होगी काफ़ी बेहतर होगी। ठीक, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एमएड प्रवेश परीक्षा 2024 का पेपर था, टोटल अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया है। आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, तैयारी कीजिए, मस्त नंबर लाइए और अपना एडमिशन कराइए यूनिवर्सिटी कैंपस में।